नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टी.एस. एलियट को पढ़ेंगे और इनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमें इसको जेएसएससी सीजीएल में भी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में टी.एस. एलियट को पढ़ना है। क्लियर। और मॉडर्न एज के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर भी रहे हैं टी.एस. एलियट, जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कब इनका जन्म हुआ था, इनके कौन से मेजर वर्क्स हैं और किस वर्क के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था। तो चलिए आज हम इनके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, और आपको अच्छा भी लगेगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद एक अच्छी समझ विकसित होगी और टी.एस. एलियट से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उन तक आसानी से पहुंच जाओगे। क्लियर। तो आपको अंत तक मेरे साथ बने रखना है। और इम्पोर्टेंट नोट्स, मेरे पीडीएफ के जितने भी नोट्स होते हैं मैं टू दी पॉइंट लिखता हूं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में प्रश्नों तक पहुंचना है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हम क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ। टी.एस. एलियट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर रहे थे और इनके बहुत सारे वर्क हैं, तो सभी वर्कों को आपको नहीं देखना है, खास करके सीजीएल के लिए। पीजीटी में तो टी.एस. एलियट के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना होगा, बट अगर आप सीजीएल के एस्पेरेंट हो तो आपको मेन पॉइंट्स ध्यान में रख के पढ़ना है। क्लियर। और इनका एक वर्क भी आपको पढ़ना है, द होलो मैन, जो मैं आगे के लेक्चर में उसको भी डिफाइन करूँगा। अभी हम लोग राइटर के वर्क्स एंड लाइफ को देख रहे हैं और आने वाले समय में मैं उनके वर्क्स पे भी काम करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। आप इनका पिक्चर को भी देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसको गूगल से लिया है ना। आगे अगर हम देखेंगे तो टी.एस. एलियट बॉर्न थॉमस स्टिन्स एलियट, इनका पूरा नाम हो गया। क्लियर। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है, इसलिए आप इसको ज़रूर माइंड में रखेंगे, थॉमस स्टिन्स एलियट। और इनकी जन्म की बात करें तो 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। Was a renowned American born British poet. He was born to a wealthy and respectable family of merchants in St. Louis, Missouri, USA on 26 September 1888. क्लियर। मतलब 1888 में इनका जन्म हुआ था, वेल्दी फैमिली में हुआ था, रिस्पेक्टेबल फैमिली में हुआ था। क्लियर। और कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था, 26 सितंबर। क्लियर। अगर आगे हम बात करें, ये पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है। क्रिटिसिज्म देखिए, क्रिटिक की बात करें तो आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। क्रिटिक हम उनको बोलते हैं जो किन्हीं के वर्क पे क्रिटिसाइज करते। वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्रिटिसिज्म हम खास करके ये सोच कर लेते हैं क्रिटिक कोई क्रिटिसिज्म किया मतलब नेगेटिव किया, वैसा नहीं। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क में लोग क्रिटिसाइज किए हैं, वर्ड्सवर्थ के वर्क में क्रिटिसाइज किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं और नेगेटिव भी किए हैं। ही इज़ कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के एक बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर इसको कर सकते हैं, लिटरेरी फिगर्स मान सकते हैं। क्लियर ना। और इन्होंने बड़े ही बेहतरीन वर्क और बेहतरीन स्टोरीज़ लिखे हुए हैं। क्लियर ना। मतलब इनके वर्क के बारे में बात करें तो अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो टी.एस. एलियट वाज बॉर्न, जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको माइंड में रखना है कि कहाँ पे इनका जन्म। खास करके आपको इसका एज तो नहीं पूछता है कितने साल तक ये जी, लेकिन आपको 1888, 1875 इस तरह का दे दे तो 1888 एक आप आराम से याद कर सकते हो। यूएसए में हुआ था, वेल्दी फैमिली में। एजुकेशन की बात करें तो ही वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड लेटर स्टडी इन पेरिस एंड ऑक्सफोर्ड। मतलब एजुकेशन भी अच्छी खासी इन्होंने ली थी। फर्स्ट ही वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड लेटर स्टडी इन पेरिस एंड ऑक्सफोर्ड। क्लियर। एलियट इंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1906। अगर हम बात करें तो ये कब यहाँ पे गए थे? 1906 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। क्लियर। एंड ग्रेजुएट इन 3 year एंड रिसीव्ड हिज मास्टर डिग्री इन हिज 4th year. Being deeply interested in literature, religious and philosophy, he began to write. His first efforts were largely poetic. After graduation, he continued his study of philosophy and French literatures. कर सकते हैं कि 1906 में जब ये कहाँ गए थे? ये गए हुए थे
अपनी पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, मास्टर डिग्री भी रिसीव की और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, रिलीजन्स में, फ़िलॉसफी में, और इन्होंने अपनी राइटिंग की शुरुआत वहीं से की। इनकी फ़र्स्ट एफर्ट की बात करें तो ये ज़्यादा पोएटिक मोड पे लिखना पसंद करते थे। आफ्टर ग्रेजुएशन ही कंटिन्यू टू हिज स्टडी ऑफ फिलॉसफी एंड फ्रेंच लिटरेचर। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और इन्होंने फ्रेंच और फिलॉसफी पे खूब सारा काम किया। लिटरेरी करियर एंड वर्क्स की बात करें, टी.एस. एलियट अर्ली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंक्लूड प्रीफ्यूग एंड अदर ऑब्जर्वेशन से शुरुआत की थी, है ना। आगे मैं जब इनके वर्क पे जाऊंगा तो उन पे डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेमस पोएट इलियट इज़ नॉन फॉर हिज पोएट्री विच टॉक अबाउट मॉडर्न लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी पे बड़ा ही काम किया। जैसे इनका वेस्टलैंड को देखोगे तो आप वेस्टलैंड जब पढ़ोगे तो देखना कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि मॉडर्न सोसाइटी कितना बदल चुका था। लोग लव सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति जो जेलस था, हैटर्ड था, लस्ट था, वो सारे पे कटाच करके वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क द वेस्टलैंड को लिखा था। और वेस्टलैंड को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है पोइट्री को, है ना। जब आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इसको आप पढ़िएगा, द वेस्टलैंड, है ना, जो कि पीजीटी के सिलेबस में भी दिया गया है। क्लियर? जो देयर आर 5 सेक्शन, द बरियल ऑफ द डेड जो 76 लाइन की है, गेम ऑफ द चेस 96 लाइन में है, द फायर सरमन जो लॉन्गेस्ट पोएम रही है 139 लाइन, एंड डेथ ऑफ द वाटर 10 शॉर्टेस्ट, एंड व्हाट द थंडर सेड 113 लाइन। मतलब 5 सेक्शन में इस पोएम को डिवाइड किया गया, 3 वर्स में लिखा हुआ है ना। 1922 में इसको पब्लिश किया गया था। क्लियर? चलिए, तो ये वेस्टलैंड की मैंने बात की। अगर आगे हम बात करें इनके मेजर वर्क का, तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्बर्ट प्रूफोक वन ऑफ हिज पॉपुलर पोएम्स, है ना। ये पॉपुलर पोएम्स इनका था और लिस्ट किया। और ये एंग्जाइटी एंड डाउट ऑफ ए मैन नेम प्रूफोक, प्रूफोक के जो एंग्जाइटी हैं, जो डाउट्स हैं, उस पर बेस्ड है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क पोएम्स है जिसको आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कभी कभी आपसे पूछ भी देता है एग्जाम में कि इनके वो 4 वर्क दे देंगे और पूछेंगे ये वर्क इनका है या नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे जब हम बात करें तो आप देखना सीजीएल के सिलेबस में आपको इस वर्क को पढ़ना है। क्लियर ना? तो इसको हम लोग इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे। दिस पोएम एक्सप्रेस द डिस्पेयर एंड मोरल डिके ऑफ द पोस्ट वार एरा। इट रिफ्लेक्ट द एम्प्टीनेस एंड स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया वर्क है जिसको हम आगे के लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अभी बस आपको ध्यान में रखना है कि द होलो मैन को 1925 में इसको पब्लिश किया गया था एज ए वेडनेसडे 1930 में। दिस लॉन्ग पोएम रिफ्लेक्ट एलियट रिलीजियस कन्वर्सेशंस टू द एंग्लिकिज्म। इट्स एक्सप्लोर थीम ऑफ सीन रिडप्शन एंड द स्ट्रगल ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल। तो एज वेडनेसडे भी आपको याद रखना है। इसके फैक्ट फिगर को जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि 1930 में इसको पब्लिश किया गया था। ये भी एक बढ़िया वर्क थी। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में। द वेस्टलैंड दिस फेमस पोएम पब्लिश इन 1922 रिफ्लेक्ट द कन्फ्यूजन एंड डिसमेंट आफ्टर वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार के बाद कैसे दुनिया बदली, कितने परिवर्तन आए, सब पे इन पे कह सकते कटाच किया है। और 434 लाइन की ये पोएम आप जब इसको पढ़ोगे तो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब इस तरह से इसको टी.एस. एलियट ने लिखा है कि आप एक पार्ट को पढ़ोगे, जैसे मान के चले द बरियल ऑफ द डेड की बात करें तो देखना कि तुरंत सेक्शन चेंज हो जाता है, नए कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूज आप करोगे इस पोएम को, इसलिए बड़ा कन्फ्यूज पोएम भी इसे कहा जाता है। बड़े ही डायलिमा में लोगों को रख देता है, लेकिन टी.एस. एलियट की वन ऑफ द बेस्ट पोएम इसको माना जाता है। बिकेम एंग्लिशियंस 1927 में पब्लिश्ड हुई थी। क्लियर? और 4 क्वार्टरो ही रोट अ कलेक्शन ऑफ 4 पोएम कॉल्ड 4 क्वार्टरो दैट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड द पासिंग ऑफ द टाइम। ये भी इनकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लिटरेरी क्रिटिक की बात करें तो एलियट also wrote essay where he talked about other writers and their works. Playwright, he wrote a play like Murder in the Cathedral, The Cocktail Party, exploring religious and social theme. क्लियर ना? तो लिटरेरी क्रिटिक की भी बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारे
क्रिटिसिज्म पे भी काम किया है। ही रोट अ प्ले लाइक मदर इन कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी है ना, रिलीजियस एंड सोशल थीम पे इस सब को लिखा है। और एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1948 में। देखिएगा कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। एक क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है, इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज पोएट्री एंड कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। पोइट्री के लिए और लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्लियर ना। टी.एस. इलियट द रिनोन्ड पोएट एंड राइटर पास्ट अवे इन 4 जनवरी 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में इनका रखना है। बहुत सारे इनके वर्क और भी हैं, लेकिन उनको आपको जानने की ज़रूरत उतना नहीं है। जब मैं होलो मैन आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। क्लियर। तो चलिए हमने इनके बारे में देखा और कुछ क्वेश्चन इनसे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो मैं कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए, बहुत ज़्यादा तो एमसीक्यू नहीं है, बट 3-4 एमसीक्यू हैं, इनको आप देखोगे। और जब मैं एमसीक्यू का भी सीरीज लेकर आऊँगा, मेरा टारगेट है कि जुलाई तक में आपके सारे पोइट्री लिटरेचर के जितने भी नॉवेल्स हैं, ड्रामा हैं, जो भी आपके सीजीएल और पीजीटी के सिलेबस में से उनको लेक्चर पहले आपको प्रोवाइड कर दूं। और इसके नोट्स जब मिलते हैं तो आपको नोट्स को भी डिटेल्स में देखना है, छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद करना, लेक्चर को टाइम टू टाइम सुनना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टी.एस. इलियट एक्सप्लोर थीम ऑफ डीके, स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड द सर्च फॉर मीनिंग? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड किचक, द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टर मर्डर इन द कैथेड्रल। देखोगे कि टी.एस. इलियट एक्सप्लोर किया डीके का, स्पिरिचुअलिटी का, क्राइसिस का, सर्च ऑफ मीनिंग। तो आप देखोगे द वेस्टलैंड है, जो कब पब्लिश्ड हुआ है 1922 में। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में हुआ है। क्लियर। चलिए, इन द होलो मैन टी.एस. इलियट एक्सप्रेस द डिस्पेयर एंड मोरल डिके ऑफ विच एरा? विक्टोरियन एरा, पोस्ट वर्ल्ड वार 1 एरा, रेनेसांस एरा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा। तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट एरा के बारे में इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होलो मैन रिफ्लेक्ट द डिस्पेयर एंड मोरल डिके ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार एरा। द पोएम पोर्ट्रेस द इम्पिटीनेस एंड स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द वार। क्लियर। तो मैं जब इनको पढ़ाऊँगा तो मैंने आपको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ डिटेल्स में मैं जाऊँगा, इसलिए अभी आपको बस जानना है कि ये टी.एस. इलियट के जितने भी वर्क रहते थे वो आपको पता है कि सोसाइटी को लेकर के वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे। सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं तो उन सब पे ज़्यादा इनका फोकस रहता था। ये भी पोएम उसी, ये भी वर्क है सो उसी पे रिलेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द होलो मैन? ऑप्टिमिस्टिक, मेलंकोलिक, प्लेफुल, सटायरिकल। तो कह सकते हैं कि ये क्या था? ये हमारा मेलंकोलिक था। ठीक है। द होलो मैन इज नॉन फॉर इट्स इल्यूजन टू विच लिटरेरी वर्क। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, द ग्रेट कैट्स बाय द एपिस्कोट फिtzgerald, द ओडिसी बाय होमर, मॉक डिक बाय हार्मर मेलेविली। तो कह सकते हैं कि ये वर्क है सो द होलो मैन इज नॉन फॉर इट्स इल्यूजन फॉर विच लिटरेरी वर्क? तो पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जब पढ़ोगे तो उससे ये इल्यूजन इसमें आपको मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एक थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आया है आपके लिए। इस एडवर्टाइजमेंट में ये है कि आप अगर हमारे कोर्स को परचेज करते हो या आप कोर्स परचेज नहीं भी किए हो, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो हम हर दिन मैं क्विज करवाता हूँ, तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और धीरे धीरे देखना आपके पास बहुत सारे क्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर। मेरा ये कोर्स भी है इंग्लिश कंप्लीट क्रैश कोर्स, इसको भी आप ले सकते हैं, है ना। और आगे आप देखोगे कि इसके लिए सीजीएल के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया जिसमें कि देखना भी 40 से एबव कंटेंट्स अभी ऐप में हैं। सारे सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट भी 3 अपलोड हो चुके हैं। क्लियर। 50 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम ग्रामर का और आपके सीजीएल के जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड प्रश्न मैं उसमें आपसे पूछता हूँ और आपको डाउट्स के क्लियर करता हूँ। क्लियर। तो इस तरह अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। और अगर आप झारखंड समान ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हो। तो इस तरह आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा टी.एस. इलियट के बारे में, जाना और समझा। टी.एस. इलियट के बारे में
जानने समझने के बाद हमने यह देखा कि टीलियस एलियट क्या थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे, है ना। और उन्होंने अपने लाइफ में वेराइटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स को लिखा है, जैसे एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टो, टू मेजर पोएम इन 1934, ही रोड द रॉक एंड इन 1935, मॉडर्न कैथेड्रल, रिलीजियस ड्रामा, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी। इस तरह के बहुत सारे वर्क इनको इन्होंने लिखा, इनके द होलो मैन को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग फिर मिलते हैं और टी एस एलियट को और अच्छे से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।